राज्य जीतने के बाद क्या राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी से सीधी लड़ाई के लिए तैयार हैं? क्योंकि 2 राज्यों के अंदर राहुल गांधी ने सीधी लड़ाई में बीजेपी को मात दी है और एक राज्य में बराबर की टक्कर दी है। तो क्या अब इस सीधी लड़ाई में राहुल बनाम नरेंद्र मोदी होगा 2019 में? और दोनों की सेना के बड़े सेनापति, एक तरफ है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनका मैं स्वागत करता हूं, और साथ में है पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता नेता मनीष तिवारी। अभिनंदन है आप दोनों का इस सेशन के अंदर, और इस सेशन का नाम है मोदी वर्सेस राहुल गांधी। क्या 2019 में होने वाला है? नकवी साहब, शुरुआत आप ही से करता हूं। क्या देश की हवा 4.5 साल बाद बदलने लगी है? आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, गंगा में अब बहुत पानी बह गया है। देखिए, पहली बात यह कि आप जो अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं उसके आधार पर आप कह रहे हैं कि 2019 में मोदी वर्सेस राहुल चुनाव होने वाला है। एनडीए का एक तरफ गठबंधन है जिसका कि नेता और जिसने का नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, और एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। जो सो कॉल्ड गठबंधन है, उस गठबंधन का नेता कौन होगा, उसके नेतृत्व क्या होगा, उसकी नीतियां क्या होगी, अभी वो उसके बारे में पता नहीं। तो इस गठबंधन की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर जो व्यक्ति बैठा है उसके पास अभी लर्निंग लाइसेंस भी नहीं है। ऐसे हालात में आप ये कहें कि गठबंधन की, आप लाइसेंस की बात कर रहे हैं, वो 3 राज्यों के अंदर उन्होंने सरकार बना ली। 3 राज्यों में जो सरकार बनाई है वो मध्य प्रदेश, ड्राइविंग सीट पर बैठे गाड़ी चला रहे हैं। वो तो बधाई हमने दे दी जी, लेकिन विधानसभा के चुनाव, लोकल बॉडीज के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, हर चुनाव का मूड, माहौल और मुद्दा डिफरेंट होता है। आप ये कहें कि जी अगर विधानसभा में आप उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत से जीत गए तो लोकसभा का वो रेफरेंडम है। आप कहें कि आसाम जीत गए, आप त्रिपुरा कहें जीत गए, मणिपुर जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए। आप लोग तो कहते थे मोदी लहर है इसीलिए सब कुछ हो रहा है। हाँ, निश्चित तौर से मोदी जी हमारे श्रेष्ठ नेता हैं, सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, उनकी लोकप्रियता है। लेकिन विधानसभा के चुनाव में लोकसभा का चुनाव का रेफरेंडम कभी भी नहीं होता, ये बात स्पष्ट है। उसके अलावा आपको लगता है? इसके अलावा 2019 में गठबंधन का कौन नेता होगा? अभी आज मैं अखिलेश जी का बयान अभी देख रहा था कि उन्होंने कहा कि हमने तो कोई नेता तय नहीं किया है। वो मनीष जी से पूछ लेंगे। कोई कह रहा है कि, तो इसलिए जो पहले तो गठबंधन अपना नेता तय कर ले, फिर नीतियां तय कर ले। हम तो, हमारा नेता भी तय है, हमारी नीतियां भी तय है, हमारे कार्यक्रम भी तय। मनीष तिवारी साहब, 3 राज्यों की जीत के बाद भी बीजेपी राहुल गांधी को नेता मानने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप, या फिर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी से और कोई उम्मीद हो भी नहीं सकती थी। देखिए, सवाल यह है कि जो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली है, उस लोकतांत्रिक प्रणाली का एक लहजा है, और वो लहजा ये है कि वो एक वेस्टमिनिस्टर स्टाइल डेमोक्रेसी है, वो कोई प्रेसिडेंशियल पद्धति नहीं है। तो लोकसभा का जो चुनाव होगा 2019 में वो 543 लोकसभा क्षेत्रों में अलग अलग चुनाव होगा, और मैं आपको 15 वर्ष पीछे लेके जाना चाहता हूं। आज यही दिन थे 2003 के। परिस्थिति थोड़ी विपरीत थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती थी। चुनाव जल्दी भी कराए थे, मैं उस पर आता हूं। दिल्ली में हमने अपना वर्चस्व कायम रखा था। एक का शाइनिंग इंडिया का नारा था, और सब लोगों ने मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर दबाव डाला कि आप चुनाव जल्दी करा लें। और उस समय भारत का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था, उस पे श्री अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा और कोई नेता नहीं था। पर जब 2004 का लोकसभा चुनाव हुआ तो वो अटल बिहारी वाजपेयी भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हो गए। तो इसलिए ये कहना कि 2019 का चुनाव
बनाम कोई शख्सियतों का चुनाव आप होगा। चाहते हैं नहीं, ये आप चाहते हैं कि मोदी वर्सेस राहुल ना हो, इससे आपको नुकसान होगा, डर है ये, देखिए सवाल या मोदी का खौफ है? देखिए सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम श्री राहुल गांधी का नहीं है। सवाल यह है कि जो भारत की राजनीतिक पद्धति है, जो भारत की राजनीतिक प्रणाली है, उस राजनीतिक प्रणाली के अनुसार चुनाव होगा। हां, इसमें एक बड़ी विचित्र और अद्भुत बात है जी। देखिए, भारत का जो चलचित्र है, वो भारत का चलचित्र बड़े अजीब तरीके से और अद्भुत तरीके से काम करता है, क्योंकि बहुत टेलीविजन की रीच है। तो टेलीविजन के लिहाज से जब तक चुनाव शख्सियतों में ना हो तो वो सुर्खियां बनती नहीं है, और इसीलिए आप पाएंगे एक मिनट खत्म करने दीजिए। और इसीलिए आप पाएंगे कि इस देश में अलग अलग संवाद हो रहे हैं। राहुल गांधी भी इसी चलचित्र के लिए हेडलाइन देते हैं, वो चौकीदार चोर है भी इसी चलचित्र के लिए कहते हैं, सोने नहीं दूंगा भी इसी चलचित्र के लिए कहते हैं। तो हेडलाइन तो दोनों तरफ से बनती है मनीष जी। देखिए ऐसा है, मैं आपको ये बता रहा था कि इस देश में दो अलग तरह के डिस्कोर्स है जी। एक डिस्कोर्स तो जमीन पे चलता है, जो डिस्कोर्स चुनाव के ऊपर असर डालता है, और एक ये जो चलचित्र का डिस्कोर्स है जो हवा में चलता है। हमारे साथी बैठे हैं जगदीश चंद्र जी, अभी राजस्थान से चुनाव जीत के आए हैं। आप इनसे पूछिएगा कि जो हम बखान रोज टेलीविजन के ऊपर करते हैं, इनके चुनाव के ऊपर उसका कितना असर हुआ है। ये आपके सामने बैठे हैं, इनसे सवाल पूछ लीजिए, ये आपको बता देंगे कि जो जमीनी हकीकत है और जो जमीनी परिस्थिति है और जो जमीन पे चुनाव होता है, वो जो हम इस मार्ग मनीष जी, अगर प्रभाव नहीं होता तो दोनों पार्टियों के निशाने पर मीडिया नहीं होता है। अगर प्रभाव नहीं होता तो दोनों पार्टियों के निशाने पर मीडिया नहीं होता। चलिए मैं नकवी साहब आपके पास आता हूं। मनीष जी कह रहे हैं कि ये चुनाव मोदी वर्सेस राहुल का मीडिया के लिए है, इसका लोग मतलब जब 543 सीटों पर वोट डाले जाएंगे तो इसका असर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अमित शाह से जब मैंने सवाल पूछा कि अगर 19 में चुनाव मोदी वर्सेस राहुल होगा, तो उन्होंने बोला हो जाए तो इससे बेहतर हमारे लिए क्या है। देखिए, पहली बात यह कि मनीष जी ने एक बात अभी कही, खुद ही अपने आप में ये बात कही कि इवन जो है वो जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, असेंबली के इलेक्शन होते हैं, वो भी शख्सियतों के बीच में होते हैं। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई दो राय नहीं है। खुद मनीष जी कई चुनाव लड़ चुके हैं, मैं चुनाव लड़ चुका हूं। वो व्यक्तियों के बीच में, पार्टियों के साथ साथ व्यक्तियों के बीच में भी होते हैं, एक चीज। दूसरी चीज ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की शख्सियत देश के सामने है। जब आज से 4.5 साल पहले देश की जनता ने उन्हें जनादेश दिया था, तो जनादेश का उन्होंने पूरी तरह से मजबूती के साथ, संकल्प के साथ उसका काम किया, पूरे परिश्रम के साथ परफॉर्मेंस किया। और परिश्रम से परफॉर्मेंस का नतीजा ये हुआ कि मनीष जी की पार्टी की जो सरकार थी, आज से 4.5 साल पहले, 10 सालों तक सरकार थी, उसने पहले उदारवाद की बात करी और देश को उदारवाद के गर्क में डाल दिया, गड्ढे में डाल दिया। और जिसका नतीजा हुआ कि जो बच्चा पैदा होता था वो जो है वो 14,000 से 15,000 तक का सिर पे कर्ज लेकर के पैदा होता था। इन 4.5 सालों में जो देश की जनता पर के सर पर कर्ज था, उस कर्ज को खत्म करना और उसके साथ साथ देश को उदारवाद से रास्ते से हटा करके उदारवाद के रास्ते पे ले जाना। 2004 का एग्जांपल दे रहे हैं, जब इंडिया शाइनिंग का माहौल था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से बड़ा कोई नेता नहीं था, लेकिन सरकार आपने नहीं बनाई थी, सरकार कांग्रेस ने बनाई थी। बिल्कुल जी, मनमोहन सिंह पीएम बन गए थे और 10 साल के लिए बने थे। कहीं वैसा ही 2019 में हो गया तो क्या करेंगे? देखिए, 10 साल फिर विपक्ष में बैठने के लिए तैयार है। 2014 में हमारी जो जनता का जनादेश था, उसके बाद जो है वो कांग्रेस पार्टी सरकार में 10 सालों तक रही, और 10 सालों तक कांग्रेस पार्टी रही, और उसके बाद 2014 में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनादेश मिला। ये विषय नहीं है कि कोई भी पार्टी सत्ता का अमृत पी के नहीं आती कि साहब हम सत्ता में परमानेंट रहेंगे। कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस पार्टी को का जो है वो सामंती विरासत, सत्ता जो है वो सामंती विरासत का हिस्सा है। तो इसलिए जो है वो सत्ता किसी की विरासत नहीं है। सत्ता अगर किसी की विरासत है, इस देश की जनता की विरासत है, और इस देश की जनता जो है सबसे बड़ी है, वो पूरा के पूरा गुड़ा भाग वो करती है तय। जी, जवाब मनीष जी। देखिए,
नकवी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सत्ता किसी की विरासत नहीं है जी। और जो लोग सत्ता में आते रहे हैं वो लोगों का जनमत प्राप्त करके आते रहे हैं, कोई ऊपर से टपके नहीं है। तो अगर इस देश की जनता ने किसी को प्रधानमंत्री चुना है या इससे पहले प्रधानमंत्री चुना है तो वो देश के लोगों का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री बने हैं, कोई सामंती प्रवृत्ति से उनका कोई राज तिलक थोड़ी हुआ है। तो और जहां तक रही 2019 की बात, देखिए वास्तविकता ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिस सरकार में नकवी साहब बहुत अहम वजीर हैं, उन्होंने अगर ठोस कार्य किया होता तो आप देखते कि विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें संवाद विकास के ऊपर होता, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उससे पहले गुजरात हो। पर आप देखते हैं कि सारे चुनावों का संवाद क्या रहता है, अली बनाम बजरंग बली। हर कोशिश की जाती है कि किसी तरह से चुनाव को सांप्रदायिक बनाया तो जाए। दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। देखिए, आपके यहां से भी बोला जाता है। देखिए कई एग्जांपल मेरे पास भी है, सीपी जोशी वाला। देखिए सरकार में कौन है? सरकार में हम नहीं हैं। सरकार में तीनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी थी और केंद्र में सरकार में भारतीय जनता पार्टी है। जी। तो अगर आपने विकास किया है, आपने जो वायदे लोगों के साथ किए थे 2013 में जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, 14 में, तो आप जब जनता की अदालत में जाते हैं तो आप अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं कि भाई हमने ये वायदे आपसे किए थे, ये वायदे हमने पूरे किए हैं। पर जब आपने वायदे पूरे ही नहीं किए हैं तो आप जनता को गुमराह करना, ये कैसा सबका साथ सबका विकास है जिसमें अली वाले अलग जाएं, बजरंगबली वाले अलग जाएं? देखो भैया, हमें जो है वो बजरंगबली की कृपा भी चाहिए और मौला अली का आशीर्वाद भी और करम भी, इसलिए जो है वो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। और योगी जी ने भी यही कहा था, भाई आपको अली मुबारक, हमको बजरंगबली मुबारक, तो इसमें किसी को क्या एतराज है? जो अभी मनीष जी ने कहा, मैं तो कर रहे हैं मनीष तिवारी नहीं, मनीष जी जो बात कह रहे हैं, मैं एक बात मनीष जी से कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा अपनी जो पिछली 10 सालों की सरकार थी उसका इतिहास आप देख लें तो आपको भूगोल याद आ जाएगा। आपने जो है वो अपनी 10 सालों की सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस भी देखी है, आपने अपने 10 सालों की सरकार के कई पावर सेंटर भी देखे हैं, आपने उस 10 सालों की सरकार में प्रधानमंत्री का इकबाल और विकार भी देखा है, आपने उन 10 सालों की सरकार में देश में जिस तरह से हर चीज में क्यों, चाहे एलपीजी की लाइन लगी हो, चाहे किसानों के लिए खाद की लाइन लगी हो, चाहे पेट्रोल की लाइन लगी हो, एक लंबी लाइन और क्राइसिस का माहौल भी देखा है। इतने लोग बैठे हुए हैं, सबको याद होगा कि हर 1.5 महीने में, हर 1 महीने में, हर 15 दिन में पेट्रोल गायब हो जाता था, पेट्रोल पंप से डीजल गायब हो जाता था, मार होती थी, लाठियां चलती थी और लोग जो है वो पेट्रोल अपनी गाड़ियां ले जा करके, अपने ट्रैक्टर ले जा करके, आप कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि आप विकास के रास्ते पर मैं ट्रैक्टर ले जा करके, ट्रैक्टर ले जा करके, और जिन्हें जो है वो 10 लीटर चाहिए होता था वो 50 लीटर डलवा लेते थे कि पता नहीं भैया कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपकी बात को सही समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हम विकास के रास्ते पे हैं। बिल्कुल। तो फिर ये गिरिराज सिंह को आपने क्यों छोड़ रखा है? ये सुबह विकास की बात इसलिए वो सुबह सुबह माइक सामने रखकर वो कभी गोत्र पूछते हैं, कभी बोलते हैं कि ये जो विपक्ष वाले हैं वो पाकिस्तान चली जाएं, तो ये कौन सा विकास का मॉडल है गिरिराज सिंह? मैं वो भी बताता हूं। तो इसलिए ये जो पूरे की पूरी क्राइसिस थी, जी, ये किल्लत का माहौल था, जमाखोरी का माहौल था, उस माहौल को खत्म करना हमारी प्राथमिकता थी, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आप ये बताइए कि मनीष तिवारी जी तो बहुत ही सभ्य और संभ्रांत नेता हैं, लेकिन जो है वो जो सत्ता के लिए बेचैन आत्माएं हैं, क्या 4.5 सालों में किसी दिन भी वो चैन से मनीष जी से जब उन्हें लगता था कि मोदी आ गए जी तो जो सामान्य सियासत हमारी है वो पूरी तरह चौपट हो जाएगी, क्योंकि मोदी एक गरीब परिवार से हैं, पिछड़े परिवार से हैं, गरीबों के लिए कर रहे हैं, पिछड़े लोगों के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए वो कभी जो है वो असहिष्णुता की बात, कभी बेचैन आत्मा है। और आप कहते हैं ये विकास पे नहीं रहते। मैंने कांग्रेस का पिछले 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा, गुजरात चुनावों से नोट करा, कभी आप जनेऊधारी ब्राह्मण बनते हैं,
उसके बाद शिव भक्त भी बनते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी बीजेपी का 2.0 वर्जन बनते जा रहे हैं? देखिए, सवाल 2.0 3.0 का नहीं है, पर मैं जो मुख्तार अब्बास नकवी जी ने एक बहुत अहम बात कही है, मैं उससे शुरू करता हूं जी। तेल और पेट्रोल की कीमत। जब यूपीए की सरकार थी तो कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसमान छू रही थी। 120, 125, 130 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर कच्चा तेल बिक रहा था। और उस समय भी हमने पेट्रोल को 35 रुपए पे रखा, डीजल को उससे कम रखा, और पिछले 4 वर्ष में जो कच्चे तेल की कीमत है वो सामान्य से भी कम रही है। आज भी जब यूपीए के अगर कार्यकाल को देखो, उससे कच्चे तेल की कीमत आधी है। मैं नकवी साहब से पूछना चाहता हूं, बहुत विनम्रता से, हमारे मित्र है, कि आप ये बताइए कि जब कच्चे तेल की कीमत आधी है तो पेट्रोल 80 और 85 रुपए क्यों बिक रहा है, डीजल 80 रुपए क्यों बिक रहा है? ये पैसा कहां जा रहा है? दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन्होंने यूपीए की खामियां गिनवाई, पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक आर्थिक महामंदी के बावजूद, यूरोजोन क्राइसिस के बावजूद 2004-5 का जो जीडीपी का बेस ईयर था 7.8% पर निरंतर लगातार साल बर साल 10 साल भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती रही। और आप कोई भी मापदंड उठा के देखिए, 19 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। तो इसलिए क्यों यूपीए की सरकार थी, यूपीए की सरकार की ठोस उपलब्धियां थी। और आखिरी बात मैं सिर्फ नकवी से ये पूछना चाहता हूं कि कल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपनी किताब का विमोचन किया। आज नकवी साहब का मैं बयान देख रहा था, ANI पे, ट्विटर पे आ रहा था, इन्होंने उसके ऊपर कोई टिप्पणी की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने एक बात कही कि मैंने अपने कार्यकाल में सैकड़ों बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सैकड़ों बारी मैंने प्रेस का सामना किया है, प्रेस के मित्रों का जवाब दिया है। मैं नकवी जी से पूछना चाहता हूं कि ये किस तरह का लोकतंत्र है, किस तरह के लोकतंत्र में आपका विश्वास है कि आपके प्रधानमंत्री ने पिछले 53 महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? क्या आप ये समझते नहीं कि ये आपका उत्तरदायित्व बनता है एक लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री होने के नाते कि आप जनता का प्रेस के माध्यम से जवाब दें? जवाब रखें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों के साथ लगातार संपर्क भी करते हैं, संवाद भी करते हैं, और उनकी मन की बात टेलीविजन पे आती है, आपने देखा है, वो सीधे लोगों से संवाद का है। उसके अलावा भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी संपर्क संवाद करते हैं। मनमोहन सिंह जी बहुत ही वरिष्ठ लीडर हैं, बहुत ही काबिल नेता हैं। अनफॉर्चुनेटली वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो कहीं से उनको डिक्टेशन भी मिलता था और कहीं से उनको जो है स्क्रिप्ट राइटिंग तैयार करके दी जाती थी। मोदी जी को ना कोई डिक्टेशन वाला चाहिए, ना स्क्रिप्ट राइटर चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जमीन से संघर्ष करके गांव गरीब किसान और झुग्गी झोपड़ी के इंसान की जो जरूरत है और जरूरत से जुड़ी हुई बातें हैं उसको वो जानते हैं। जी। और वो समय समय पर उसको करते रहते हैं। इसलिए किसी को अब दिक्कत ये हो गई, कांग्रेस पार्टी कभी कभी कहती है जी प्रधानमंत्री जी टेलीविजन पे बहुत दिखते हैं, अखबारों में बहुत दिखते हैं। अब आज इन्होंने ये कहना कि साहब प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, मुझे लगता है ये थोड़ी सी बचकानी और थोड़ी सी हल्की बात है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आप एक बात समझ लीजिए कि मैं जो एक बात कह रहा था वो पूरी नहीं कर पाया कि कुछ लोग जो है उन्हें लगता है कि सत्ता पर उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और सत्ता अगर किसी और के हाथ में चली गई तो वो जो है वो फिर मचलते रहते हैं, कैसे उसको बिगाड़ो, कैसे उनको बिगाड़ो। इस सेशन का मूल इसलिए कांग्रेस पार्टी आप देखिए किसी भी गैर कांग्रेसी सरकार को कभी भी चैन से नहीं बैठने देती। आप इस एक लंबी चैन से नहीं बैठने दे रहे ये लोग। नहीं, मुझे हम लोगों को फिक्र नहीं, इनको तो दिक्कत ये हुई जी कि ये सब की तरह समझते थे, अब इनको मिल गया मोदी जी जैसे व्यक्ति जी, तो ये जो है वो और बेचैनी है। इसलिए आप देखिए तो पहले दिन से अवार्ड वापसी, असहिष्णुता,
फिर कुछ और, फिर कुछ और, एक लंबी हर एक महीने में एक मुद्दा बनता था और दूसरा मुद्दा वो अपने आप अपना जो है वो डिमोलिश किया। पार्टी लाइन है, मैं वही कह रहा था कि 19 के लिए लाइनें खिंच चुकी हैं और उस लाइन से कोई हट नहीं रहा है। जी देखते हैं अरुण हटा पाते हैं कि नहीं इस लाइन से। हमारे सहयोगी अरुण सिंह खड़े हो गए, अगर पूछेंगे। नकवी जी, जब भी प्रवक्ता आपके आते हैं टीवी पर या पार्लियामेंट में, तो वो राहुल गांधी की हार नंबर 2, हार नंबर 3 और 13-14 तक लेके गए। 3 राज्यों के बाद अब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बीजेपी वाले गिनती भूल के पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दिए। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि आप राहुल गांधी को एक नेता के रूप में स्वीकार नहीं करते, क्यों नहीं करते? लोकतंत्र में तो यही है ना कि अगर जो जीतता है वो नेता है, तो राहुल गांधी जीते हैं, आप स्वीकार क्यों नहीं करते? मेरा सवाल यह है आपसे। राहुल गांधी ने आप लोगों को फंसा दिया है। देखो, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके नेता राहुल गांधी जी हैं। हम इनके नेता को हम ये स्वीकार नहीं करते जब हमारे नेता को ये स्वीकार नहीं करते, तो इसलिए जो है वो आपका ये प्रश्न ही जो है अपने आप में, हम क्यों स्वीकार करें भैया? अरे भाई, कांग्रेस और कांग्रेस का कुनबा है, उनको जो है वो उसी परिवार के व्यक्ति को ही नेता स्वीकार करना है। कांग्रेस पार्टी अगर आप ईमानदारी के साथ देखें तो श्रीमती सोनिया गांधी जी के घर से निकल करके और राहुल गांधी जी के लान पर खत्म हो जाती है। तो इसलिए जो है वो इसमें कोई बयान मैं पुराना मैंने निकाला, राहुल गांधी अकल से पैदल हैं, ना लिखते हैं ना पढ़ते हैं, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर लिख कर देता है बस वही बोल देते हैं। कल तो टेलीविजन पे देखा भी लोगों ने ऐसे ही कुछ। जी देखिए, ऐसा है कि आपका भी एक बयान है मनीष जी, आपने बोला एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी टीवी पर आता है, लोगों के पैसे लेके चले जाता है। देखिए, ऐसा है कि यही फर्क है इनमें और हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी को इस देश का प्रधानमंत्री स्वीकार किया। हमने जितने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहे हैं उनको देश का प्रधानमंत्री और अपने दल का नेता स्वीकार किया। हम श्री नरेंद्र मोदी को भी भारत का प्रधानमंत्री स्वीकार करते हैं। हम ये मानते हैं कि वो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं और यही विडंबना है कि एक लोकतांत्रिक प्रणाली की जो एक परंपरा है, उस परंपरा को जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है, उस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। क्योंकि अगर आप ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि एक व्यक्ति जो एक विपक्षी दल का चुना हुआ अध्यक्ष है, लोकसभा का 3 बार चुना हुआ सांसद है, उसको आप अगर उसका दर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो इससे बड़ी असहनशीलता और क्या हो सकती है? जवाब देखिए एक बात बताएं, मैंने एक बात कही ना कि कांग्रेस का जो सामंती सोच और सामंती सियासत है उससे वो किसी से छिपी नहीं है। प्रधानमंत्री हो जाने के नाते मतलब दूसरा कोई नेता उसे माने नहीं माने, कांग्रेस पार्टी भी उसे नेता नहीं मानती। क्या मनमोहन सिंह जी को इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपना सर्वमान्य नेता माना? क्या इन्होंने जो है नरसिम्हा राय जी को अपना जो है वो सर्वमान्य नेता माना? नेता केवल एक ही परिवार में पैदा होगा और नेता एक ही परिवार और एक ही सामंती सोच का होगा, उसके अलावा तीसरा नहीं होगा। इसलिए जहां तक प्रधानमंत्री चुनावों के दौरान जहां तक नरेंद्र मोदी के माँ बाप को तो कोई नहीं जानता, राहुल गांधी के बाप को, दादी को, सबको जानते हैं। देखिए, जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है, प्रधानमंत्री आपने स्वीकार किया, ये जनता ने आपको स्वीकार कराया, इसमें कोई एहसान नहीं है। हम भी जो है वो आपके जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, उनको हमने प्रधानमंत्री स्वीकार किया। जी मनीष जी, जवाब। देखिए, एक जो प्रधानमंत्री के माँ बाप तक गई लड़ाई, देखिए ये एक बहुत ही अजब सियासत इस देश में पिछले कुछ वर्षों से श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, वो है पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड। मैं नकवी साहब से पूछना चाहता हूं, क्या श्री नरेंद्र मोदी जी पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं जो सामान्य परिवार से आए हैं? क्या चौधरी चरण सिंह जी सामान्य परिवार से नहीं आए थे? क्या देवगौड़ा जी सामान्य परिवार से नहीं आए थे? क्या इंद्र कुमार गुजराल जी सामान्य परिवार से नहीं आए थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह एक छोटी उम्र में जब भारत का विभाजन हुआ था एक शरणार्थी बन के भारत नहीं आए थे? पर किसी प्रधानमंत्री ने ये जो उनकी परिस्थितियां रही या जिन परिस्थितियों से उभर के आए, उस विक्टिमहुड को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की। पर पिछले 52-53 महीने में आप निरंतर और लगातार एक बात देखते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड है कि मैं सामान्य परिवार से हूं, मैं नीचे से उठ के आया हूं,
ठीक है, बहुत सराहनीय बात है कि अगर आपने अपनी क्षमता से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उसकी सराहना करनी चाहिए। पर यह कहना कि मैं अकेला एक व्यक्ति हूं जो नीचे से उठ के शीर्ष पद पर पहुंचा हूं, यह बिल्कुल ही एक गलत बात है। और ये जो पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमहुड को रीइंफोर्स करने की कोशिश की जा रही है, ये कहीं ना कहीं जो इनसिक्योरिटी है, जो आप डिलीवर नहीं कर पाए हैं, जो आप वायदे पूरे नहीं कर पाए हैं, ये उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश है। देखिए, पहली बात, मैं वही बात तो कह रहा था कि जो मोदी जी भी सामान्य परिवार के हैं, चौधरी चरण सिंह जी भी सामान्य परिवार से आए, चंद्रशेखर जी भी सामान्य परिवार से आए, या और भी जो नाम लिए वो सामान्य परिवार से आए, लेकिन उनका कांग्रेस पार्टी ने हश्र क्या किया था? तो इसलिए जो है, मैंने कहा कि जो इस तरह के सामान्य परिवार से गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री या सरकारें आई, उसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही बेदर्दी और बेशर्मी के साथ उसको बदनाम करने की कोशिश की या उसको गिराने की कोशिश की, और गिराया भी। जी, 20 सेकंड में जवाब, फिर ऑडियंस में बात आ रहा हूं मैं। ये भी एक मिथ्या है। वास्तविकता ये है कि श्री नरसिम्हा राव 5 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे। वास्तविकता ये भी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे और कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी ने किसी को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने बंगारू लक्ष्मण का क्या हाल किया था। अगर आप बंगारू लक्ष्मण के परिवार से जाके पूछो तो आप बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ सलूक किया। और मैं अनेक नेता गिना सकता हूं। यशवंत सिन्हा जी के साथ क्या किया है, या अरुण शौरी के साथ क्या किया है, मुरली मनोहर जोशी के साथ क्या किया है, और लंबी फहरिस्त है लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ क्या किया है। तो इसलिए जब आप एक उंगली किसी की ओर उठाते हैं तो 4 अपनी ओर उठती है। हमने नॉनसेंस न्यूसेंस कह करके और किसी प्रधानमंत्री का अध्यादेश जनता के बीच में फाड़ के फेंका नहीं कभी। आजकल तो राहुल गांधी चौकीदार को भी चोर कह रहे हैं, नकवी साहब। मैं देखिए, राहुल गांधी जी एक विपक्ष के नेता, एक जिम्मेदार नेता की भूमिका निभाएं, उनके लिए हम चाहते हैं कि वो निभाएं, क्योंकि कोई किसी भी, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी कह रहे हैं कि चौकीदार चोर है। लेकिन एक दिक्कत यह है कि जो उनका झूठ का जुगाड़ है या झूठ का झाड़ है, वो सच के पहाड़ के नीचे आ चुका है। जी। और सच के पहाड़ के नीचे जब झूठ का झाड़ आता है तो उसका क्या हश्र होता है, समझ लीजिए। ठीक है, मैं आता हूं सर इसके ऊपर, मुझे पता है क्योंकि आप इस पर जरूर बोलना चाहेंगे, लेकिन ऑडियंस के कुछ सवाल ले लेते हैं। अनुराग ढांडा, डॉक्टर जयंती दत्ता सवाल पूछना चाहती हैं। जी हाँ, हिंदी में क्या सवाल है? जी, मैं हिंदी में बोलूंगी। मेरा एक छोटा सा सवाल है। ये जो हम कभी भी लीडर चुनते हैं तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि वो लीडर जो हैं हमारी जो सोच है, हमारी जो चाह है उसको पहचाने। मोदी जी इतने सालों से मन की बात सुनाते रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वो चूक गए दूसरों की मन की बात सुनने में? क्या आपका जो रवैया है वो बदलेगा अब? क्योंकि 3 चुनाव आप हार चुके हैं, जो जाहिर करता है कि कहीं पे आप आवाम की मन की बात भूल गए अपनी बात सुनाने में। जी, नहीं, हम 2 दर्जन चुनाव जीत भी चुके हैं, वो भी आप उसको भी ध्यान रखिए। एक चीज, दूसरी चीज ये, मोदी जी मन की बात सुनाते नहीं है बल्कि लोगों की बात सुनते भी हैं। उसमें जो लोग कहते हैं देश के कोने कोने से चिट्ठियां लिखते हैं, उनसे सीधे संवाद करते हैं, उसके बारे में वो बात करते हैं और वो जारी रहेगा। अच्छा, ये ब्रॉडर सवाल पे नासिर साहब ने जो सवाल पूछा, कांग्रेस जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वापस लौट कर आई है, या फिर कहें तो एक नया वर्जन कांग्रेस ने तैयार किया है, क्या उसका लाभ हुआ है इसी वजह से? मनीष तिवारी। देखिए, ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व, ये जो सारी शब्दावली है, ये हमारे चलचित्र चलाने वाले जो बहुत ही काबिल साथी हैं उनकी शब्दावली है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी की हर उस जगह में आस्था है जिसमें भारत के लोगों की आस्था है। तो अगर पंजाब का चुनाव होता है तो आप ये तो देखते हैं कि राहुल गांधी मंदिर गए, पर आप ये नहीं देखते कि वो हरि मंदिर भी गए, आप ये नहीं देखते कि वो अजमेर शरीफ भी गए,
आप ये नहीं देखते कि जो बाकी धार्मिक स्थान है जहां पे भारत के लोगों की आस्था है वो वहां पे भी सर मैं ये भी देखता हूं और मैं ये भी देखता हूं कांग्रेस का कोई नेता बोलता है मंदिर हम ही बनाएंगे, सीपी जोशी बोलते हैं। ये पहले कब बोलते थे? अगर मेरा पास इतना ज्ञान नहीं है तो आप ही मेरे ज्ञान के चक्षु खोल दो। मैं आपका ज्ञानवर्धन कर देता हूं बहुत ही विनम्रता से। जहां तक राम मंदिर का सवाल है, हमारा सदा निरंतर ये मानना रहा है कि मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और जो उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा वो हमको मंजूर होगा। देखिए, जिन लोगों को उच्चतम न्यायालय का फैसला मंजूर नहीं है वो इसके आसपास एक माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं। पर जहां तक हमारा सवाल है, हमने आज से नहीं शुरू से इस बात को कहा है कि जो भी उच्चतम न्यायालय तय करेगा वो फैसला हमको मंजूर होगा। जी चलिए मैं बढ़ता हूं आगे क्योंकि चर्चा आगे बढ़ रही है। नकवी साहब, राहुल गांधी के तेवर बहुत तल्ख हुए हैं और ये 3 राज्य जीतने के बाद वो कह रहे हैं मोदी को सोने नहीं देंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया उसके बाद भी राहुल गांधी ने बोला कि इस देश का चौकीदार चोर है, मैं साबित कर दूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी की जो भाषा है, राहुल गांधी जी जिस तरह जिसको आप कहते हैं कि बहुत तेवर हैं, बहुत ज्यादा तल्ख तेवर जी, मुझे लगता है कि एक कांग्रेस पार्टी के अभी वो प्रेसिडेंट हैं, शीर्ष नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और कोई भी शीर्ष नेता एक बहुत ही मर्यादित तरह से, बहुत ही संसदीय तरीके से बात करता है। अब उन्होंने जो है वो राफेल के मुद्दे पे क्या किया, पार्लियामेंट में झूठ बोला, गलत बातें बोली, उसके बाद सड़क पर भी वो गलत बातें बोली, और उसको जो है वो खुद जिन विदेश में जहां पर कि जिन 2 देशों के बीच में राफेल का समझौता सौदा हुआ, उस देश ने भी उसको कहा कि ये गलत बोल रहे हैं, यहां से भी कहा गया, सीएजी ने भी कहा, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और यही नहीं, खुद जो है वो फौज और फौज के जो शीर्ष अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा। अब कहते हैं कभी कभी ये कि साहब आपने जो है वो बोफोर्स तो उठाया था, बोफोर्स हमने नहीं उठाया था। बोफोर्स वीपी सिंह जी जो इनके उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोफोर्स में गड़बड़ी की बात कही थी जी, और उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी चुनाव भी हारी थी। सोने नहीं देंगे तो अब वो सोने नहीं देंगे, तो अब वो सोने नहीं देंगे तो उनकी अगर सोने पे जो है वो कहीं पाबंदी है या सोने पे कोई चौकीदारी है उनकी है तो वो तय करें। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो इतने परिश्रम करते हैं कि देश के लिए वो परिश्रम करने वाला व्यक्ति आराम से संतोष के साथ सोता भी है और आगे काम भी करता है। आप मनीष तिवारी जी बड़े वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भी यकीन नहीं है राहुल गांधी को, समझाते क्यों नहीं? देखिए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में देश की सबसे बड़ी अदालत में लंबित है, तो मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह का हल्फनामा या जिस तरह का एफिडेविट सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष फाइल किया है जी, शायद ऐसा कभी पहले नहीं हुआ है। सरकार का उच्चतम न्यायालय से ये कहना कि सीएनडीजी की रिपोर्ट बन गई है और वो सीएनडीजी की रिपोर्ट पीएसी स्क्रूटनाइज कर चुकी है और स्क्रूटनाइज करने के बाद उसका रिडैक्टेड वर्जन आपके संसद के पटल पे रख दिया गया है जी, इससे अब मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन पर उच्चतम न्यायालय को इस तरह से गुमराह करना ये एक बहुत ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील बात है और ये जरूरी नहीं। पर अभी एक मिनट मेरे को खत्म करने दीजिए, मत कीजिए जी। ये इसलिए गंभीर और संवेदनशील है क्योंकि अगर आप उस पैरा 25 को पढ़ें तो जो प्राइसिंग का मुद्दा है, प्राइसिंग के मुद्दे के ऊपर उच्चतम न्यायालय ने सिर्फ इसलिए टिप्पणी नहीं की क्योंकि आपने उच्चतम न्यायालय को कहा कि सीएनडीजी ने उसको स्क्रूटनाइज कर लिया है, सीएनडीजी की रिपोर्ट को पीएसी ने स्क्रूटनाइज कर लिया है और उस सीएनडीजी रिपोर्ट का रिडैक्टेड वर्जन जो कभी होता नहीं है उसको आपके बाद संसद के पटल पर रखा। इससे बड़ा आपने उच्चतम न्यायालय पर और क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद तो राफेल के मुद्दे की थोड़ी हवा निकल गई है, आपको नहीं लगता?
सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद। नहीं, हवा थी नहीं, निकलेगी कहां से? 20 सेकंड में जवाब देने दीजिए। ऐसा है क्योंकि उस डिसीजन में यह भी बोला गया कि लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनकी धारणा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं दे सकता। देखिए, अगर और किसी को कमर्शियल बेनिफिट नहीं दिया गया, ये भी उस डिसीजन में। देखिए, ऐसा है कि अगर सरकार घबराई ना होती तो सरकार एकदम जाके क्लैरिफिकेशन के लिए हलफनामा नहीं दायर करती। अब जब उच्चतम न्यायालय खुलेगा 2 जनवरी को, फिर पता लगेगा कि कौन कितना घबराया हुआ है और किसकी कितनी हवा निकली है। मनीष जी, पीआईएल सरकार ये नहीं मानेंगे, ये बार बार कह रहे हैं मनीष जी, चौकीदार चोर है। पीआईएल सरकार ने तो की नहीं थी, आपके फ्रीलांसर्स ने की थी पीआईएल उसमें। और जब आपके फ्रीलांसर्स कर रहे हैं, अगर कोर्ट उसमें मांगेगी तो हलफनामा सरकार देगी कि नहीं देगी? एक चीज, आप तो बहुत सीनियर वकील हैं, क्या आप इस तरह का एरर क्या पहली बार हुआ है क्या? और अगर होता है तो जो भी पार्टीज होती हैं वो करेक्शन के लिए एक सामान्य एप्लीकेशन देती हैं कि साहब ये जो है इसमें इस पैरे में जिस पैरे की आप बात कर रहे हैं ये जो है इसको इस तरह से होना चाहिए। आपको लगता है कि इस हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट का रफेल पे क्लीन चिट का डिसीजन बदल जाएगा? मनीष जी, आप वकील भी है सुप्रीम कोर्ट के, बताइए। अगर कोई और व्यक्ति ये बात कहता तो मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार था, पर मुख्तार अब्बास नकवी जी इस संघ के बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं जी, संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये कानून और संविधान को अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे आप एक बात बताइए नकवी साहब कि संविधान की धारा 151 के तहत क्या सीएनडीजी की रिपोर्ट पहले संसद के पटल पर रखी जाती है कि पहले पीएसी के पास जाती है? देखिए, आप ये कह रहे हैं हलफनामे के ऊपर कि हमने सीएनडीजी की रिपोर्ट पीएसी के समक्ष दे दी और पीएसी ने उसको एग्जामिन किया, उसका रिडैक्टेड वर्जन हमने संसद की पटल पर रखा। ये तो भारत के संविधान के बिल्कुल विपरीत है। आप संविधान बिल्कुल आपकी बात सही है। तो आज ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया बड़ा गुमराह करना, गुमराह नहीं किया गया, ये प्रक्रिया है। सीएजी जो रिपोर्ट देगी वो पार्लियामेंट के पटल पे रखी जाएगी और पार्लियामेंट उसको पीएससी को देगा, ये एक प्रक्रिया है। और इसी प्रक्रिया के बारे में बंद लिफाफे में जो बात कही गई वो इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी और नकवी साहब यहां पर आने के लिए, इस कार्यक्रम का पार्ट बनने के लिए और इस ज्वलंत सवाल पर जवाब देने के लिए कि मोदी वर्सेस राहुल क्या 2019 में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक इस पे बात करके खत्म करूंगा। बोलिए। ये भी जरूर मनीष भाई भी कहेंगे, जो आपने कहा ना मोदी वर्सेस राहुल और इन 4.5 सालों में जो कुछ हुआ, तो इतने एक शेर से अपनी बात खत्म करूंगा। जी। ये वक्त बहुत ही नाजुक है जी, हम पर हमले दर हमले हैं। ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं। दुश्मन का दर्द यही तो है, हर हमले पर हम संभले हैं। जी शुक्रिया। एक मैं भी सुना देता हूं। बिल्कुल। पिछले 53 महीने की जो दास्तां है वो मैं भी नकवी साहब को सुना देता हूं कि मुल्क का कौम का इतना भी ना मयार गिरे, कि मुल्क का कौम का इतना भी ना मयार गिरे कि सुर्खियां देखते हाथ से अखबार गिरे। चलिए, इससे खूबसूरत एंड नहीं हो सकता था। शुक्रिया आपका।